जय जोहार संगवारी हो। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश की समस्त बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और कमेंट करना न भूलें। छत्तीसगढ़ में बांध सूख रहे हैं। सबसे बड़े जलाशय रविशंकर सागर में 53% ही पानी बचा है। मुरुम, सिल्ली, अरपा, भैंसाझर भी सूख चुके हैं। मई का पहला पखवाड़ा बीतते छत्तीसगढ़ के बांध सूखने लगे हैं। यहाँ के बड़े और मझोले जलाशयों में 42 से 43% पानी ही बचा है। जल संसाधन विभाग के इंजीनियरों का कहना है कि अगर समय से मानसून आ गया तब तो स्थिति संभलेगी। अगर बरसात आने में देरी हुई तो संकट बढ़ सकता है। जल संसाधन विभाग के स्टेट डाटा सेंटर के मुताबिक 17 मई को प्रदेश के सबसे बड़े जलाशय रविशंकर सागर यानी गंगरेल में क्षमता का केवल 53% पानी बचा है। इस जलाशय की क्षमता 767 लाख घन मीटर है। मंगल और शाम को उसमें 409.27 लाख घन मीटर पानी बचा हुआ था। यह 2021 में 295 लाख घन मीटर और 2020 में इसी दिन मापे गए 318 लाख घन मीटर से काफी अधिक था। इस बीच धमतरी जिले का ही मुरुम, सिल्ली और बिलासपुर का अरपा, भैंसाझर जलाशय सूख गया है। मुरुम, सिल्ली की क्षमता 162 लाख घन मीटर पानी की है, लेकिन मंगलवार को यहाँ उपयोगी पानी नहीं बचा था। 16 लाख घन मीटर की भराव क्षमता वाले अरपा, भैंसाझर जलाशय में भी पानी उपयोगी नहीं बचा है। मझोले जलाशय में कांकेर का परालकोट जलाशय भी सूख चुका है। इसकी क्षमता करीब 63 लाख घन मीटर की है। मिनी माता बांगो, केलो और खारंग में भी अच्छा जल भराव। जल संसाधन विभाग के मुताबिक कोरबा जिले के हसदेव नदी पर बने मिनी माता बांगो जलाशय में भी 50% पानी बचा हुआ है। यह पिछले 2 साल की तुलना में काफी कम है। रायपुर में केलो नदी पर बने केलो जलाशय में भी 53% उपयोगी पानी बचा हुआ है। बिलासपुर के खारंग जलाशय में क्षमता का 55% पानी बचा है। इन बांधों से कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, बिलासपुर और आसपास के हजारों हेक्टेयर खेतों को पानी पहुंचता है। इसके अलावा औद्योगिक और खनन परियोजनाओं को इनसे पानी की आपूर्ति की जाती है। समय से पहले मानसून की संभावना। मौसम विभाग ने इस साल मानसून के समय में पहले आने की संभावना जताई है। बता जा रहा है कि मौसम के यहाँ तंत्रीय अंडमान द्वीप समूह के ऊपर से आगे बढ़ रहा है। इसके प्रभाव से उन इलाकों में बरसात हो रही है। तटीय क्षेत्रों में भी बरसात शुरू हो चुके हैं। अनुमान है कि मानसून 27 मई तक केरल तक पहुंच जाएगा। अगले 10-12 दिनों में वह छत्तीसगढ़ के ऊपर पहुंच जाएगा। वन विभाग ने पेड़ काटने की अनुमति से किया इनकार। एनटीसीए को भेजी रिपोर्ट। 26 अप्रैल को हुई थी कटाई। हसदेव में किसने काटे पेड़? हसदेव अरण्य क्षेत्र में प्रस्तावित परसा कोल ब्लॉक के लिए 26 अप्रैल की रात सैकड़ों पेड़ काट दिए गए। इसके बाद बाकायदा पुलिस का इंतजाम हुआ था। अब वन विभाग ने केंद्र सरकार की एजेंसी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए को लिखित रूप से बताया कि उस क्षेत्र में अभी पेड़ों की गिनती चल रही है। किसी को पेड़ काटने की अनुमति तो दी ही नहीं गई। परसा कोल ब्लॉक से प्रभावित गाँवों में लोग पिछले 75 दिनों से धरने पर बैठे हैं। गाँव के लोग पेड़ों की रखवाली कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया 26 अप्रैल की आधी रात के बाद कंपनी के मजदूर पुलिस के साथ पेड़ काटने पहुंचे थे। ग्रामीणों को कुछ घंटे बाद इसका पता चला तो वहां हंगामा हो गया। विरोध को देखते हुए पेड़ काटने वाले वहां से चले गए। तब तक सैकड़ों पेड़ काटे जा चुके थे। बताया जा रहा है कि इस कोल ब्लॉक के लिए करीब 2 लाख पेड़ काटे जाने हैं। इसके आधार पर छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के आलोक शुक्ला ने राष्ट्रीय बाल संरक्षण प्राधिकरण से शिकायत की थी। उनका कहना था कि वन क्षेत्र और बाघ भी मौजूदगी वाले जगहों पर वनों की कटाई से पहले एनटीसीए और राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड से अनुमति जरूरी होती है। इस मामले में ऐसा नहीं किया जा सकता। 29 अप्रैल को एनटीसीए ने छत्तीसगढ़ के मुख्य वन जीव संरक्षक को पत्र भेजकर जवाब मांगा था। इसका जवाब देते हुए मुख्य वन संरक्षक की ओर से कहा गया कि परसा ओपन कास्ट कोल माइनिंग क्षेत्र के 841 हेक्टेयर क्षेत्र में से पहले साल यानी 2022 में 43 हेक्टेयर क्षेत्र में ही पेड़ों की कटाई होनी है। उसमें वृक्षों की गणना का काम प्रगति पर है। वृक्षों की कटाई की अनुमति वर्तमान में नहीं दी गई है। अब सवाल उठ रहा है कि वन विभाग ने अनुमति नहीं दी तो वह कौन से लोग थे जिन्होंने पुलिस की मौजूदगी में सैकड़ों पेड़ काट डाले? पेड़ों की अवैध कटाई हुई तो वन विभाग ने ऐसे लोगों के खिलाफ कौन सी कार्रवाई की है? ICFR रिपोर्ट के सिफारिशों का हवाला देकर खनन अनुमति को जायज ठहराया। वन विभाग की ओर से भेजे गए जवाब में भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान ICFR की रिपोर्ट के सिफारिशों के आधार पर खनन की अनुमति की जायज ठहराने की कोशिश हुई है। वन विभाग ने लिखा है कि ICFR रिपोर्ट में कोयले की मांग सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक विकास को ध्यान में रखकर सिफारिश थी कि जो खदानें पहले से खुली हैं अथवा वैधानिक मंजूरी से अग्रिम चरण में है उनमें खनन के लिए स्वीकृति देने पर विचार किया जा सके। परसा कोल ब्लॉक भी इसी श्रेणी में है। ऐसे में इसमें खनन को मंजूरी देकर कुछ अनुचित किया जा गया है। बाघ की मौजूदगी को भी नकार दिया गया। भारतीय वन्य जीव संस्थान की रिपोर्ट में बाघ का दावा है। छत्तीसगढ़ के सोने से नहीं होगी कोई छेड़छाड़। एनजीटी ने नवापारा में सोने की खोज पर लगाई रोक। वन विभाग ने कहा था इससे जंगल को नुकसान होगा। छत्तीसगढ़ के बार नवापारा अभ्यारण्य क्षेत्र में सोने के भंडार की खोज का फिलहाल रोक लग गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के 5 अफसरों की एक समिति को सर्वेक्षण से होने वाले नुकसान पर रिपोर्ट मांगी। यह समिति खनन के प्रभावों को 3 माह से अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। मामले की अगली सुनवाई 2 अगस्त 2022 को होनी है।
बलौदाबाजार भाटापारा जिले में स्थित बरनवापारा वन्य जीव अभ्यारण्य में बाघमारा सोना खान स्थित है। पहले किए गए सर्वेक्षण के आधार पर यहाँ 2700 किलोग्राम स्वर्ण भंडार अनुमानित है। केंद्र सरकार ने 2016 में इस खदान की ई नीलामी कराई थी। इसको वेदांता समूह ने हासिल किया। अब कंपनी यहाँ खनन पूर्व सर्वेक्षण कराना चाहती है ताकि स्वर्ण भंडार का ठीक ठाक स्थिति का पता लगाया जा सके। इसके लिए उन्होंने राज्य सरकार के खनिज साधन विभाग को आवेदन किया। योजना है कि प्रस्तावित खनन क्षेत्र में कंपनी 18 बोरवेल बनाकर स्वर्ण भंडार की वास्तविक स्थिति का पता लगाएगी। रायपुर के संजीव अग्रवाल ने इस पर आपत्ति की है। संजीव ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में याचिका लगाकर कहा गया है कि अगर यहाँ पूर्वेक्षण होता है तो वन पर्यावरण को नुकसान होगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 5 विभिन्न विभागों के अफसरों की एक समिति से रिपोर्ट तलब किया है। इसमें केंद्रीय वन एवं कार्यालय पर्यावरण मंत्रालय के एक सदस्य, छत्तीसगढ़ खनिज साधन विभाग के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ के प्रमुख मुख्य वन संरक्षण पर्यावरण संरक्षण मंडल और कलेक्टर बलौदाबाजार को शामिल किया गया। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को इसका नोडल विभाग बनाया गया है। इस समिति का गठन 4 सप्ताह के भीतर कर लेने को कहा गया है। जिस क्षेत्र में खदान वहां अभ्यारण्य के लिए प्रस्तावित है। 2020 में वन विभाग ने सर्वेक्षण के लिए मना किया था। 90 के दशक में हुई थी खदान की खोज। शहीद वीरनारायण सिंह की जन्मभूमि। सीएम का कल से बस्तर दौरा। सुकमा के कोंटा विधानसभा के गांवों में भेंट मुलाकात से होगी शुरुआत। होगी बढ़ाई गई सुरक्षा। एक सप्ताह के गैप के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का विधानसभा वार दौरा बुधवार को फिर से शुरू हो रहा है। इस बार उनका ठिकाना बस्तर संभाग होगा। मुख्यमंत्री सुकमा जिले के कोंटा विधानसभा क्षेत्र में से भेंट मुलाकात की शुरुआत करने वाले हैं। मुख्यमंत्री ने 4 मई को बलरामपुर रामानुजगंज जिले के सामरी विधानसभा में इस दौरे से पहले दौरे की शुरुआत की थी। मुख्यमंत्री सचिवालय ने जो शेड्यूल तय किया था उसके मुताबिक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 18 मई को रायपुर से रवाना होकर कोंटा पहुंचेंगे। यहाँ 3 गाँवों में उनकी भेंट मुलाकात का कार्यक्रम तय है। हालांकि अभी उन जगहों का नाम सामने नहीं आया है। 19 मई को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीजापुर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचेंगे। यहां ग्रामीणों से मुलाकात और बातचीत के बाद 20 मई को वे दंतेवाड़ा में पहुंच जाएंगे। बता जा रहा है कि इसी रोज शाम को वे दंतेवाड़ा से रायपुर लौट आएंगे। 21 और 22 मई को उन्होंने रायपुर के स्थानीय कार्यक्रमों, बैठकों आदि में शामिल होना है। 23 मई से वे फिर बस्तर के बचे हुए विधानसभा क्षेत्रों की ओर निकलेंगे। इसमें केसकाल, कोंडागांव, चित्रकोट, जगदलपुर और बस्तर विधानसभा क्षेत्र का दौरा होगा। 28 मई तक उन्हीं उसी क्षेत्र में रहना है। इस प्रवास के दौरान प्रभारी मंत्री काशी लखमा उनके साथ रहेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि वे सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में एक दिन के लिए जाएंगे। वहां लोगों से मुलाकात कर सरकार और प्रशासन के बारे में फीडबैक लेंगे, उनकी मांग और शिकायत सुनेंगे। इसके साथ ही स्थानीय अधिकारियों के साथ योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की समीक्षा भी करेंगे। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विशेष तैनाती। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे को देखते हुए पुलिस ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विशेष तैनाती की है। बताया जा रहा है कि कई क्षेत्रों में नक्सली गतिविधियों के इनपुट मिले हैं। इसको देखते हुए इलाके में गश्त तेज हो गई है। जरूरत पड़ने पर रोड ओपनिंग पार्टी और अतिरिक्त बलों को भी तैनात रखा है। 2 जून तक बस्तर का दौरा पूरा हो जाएगा। कैप्टन पंडा के घर पहुंचे सीएम भूपेश बघेल। 12 मई को हेलीकॉप्टर क्रैश में गई थी जान। मुख्यमंत्री ने घर पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को दिवंगत कैप्टन गोपाल कृष्ण पंडा के घर रायपुर मॉल श्री विहार स्थित आवास पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कैप्टन पंडा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस दौरान उन्होंने कैप्टन पंडा के परिजनों से मिलकर अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की और उन्हें ढांढस बंधाया। राज्य सरकार के विमानन विभाग के सीनियर पायलट कैप्टन गोपाल कृष्ण पंडा लंबे समय से मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर पायलट थे। 12 मई की रात रात्रिकालीन उड़ान के प्रशिक्षण सारटी के दौरान हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। आनंद फानन में उसमें सवार कैप्टन पंडा और नागरिक विमानन महानिदेशालय के प्रशिक्षक कैप्टन AP श्रीवास्तव को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। दुर्घटना के समय मुख्यमंत्री दिल्ली से उदयपुर की यात्रा पर थे। वे वहां 13 से 15 मई तक आयोजित कांग्रेस के 9 संकल्प चिंतन शिविर में शामिल होने पहुंचे थे। शिविर खत्म होने के बाद 15 मई की रात मुख्यमंत्री रायपुर वापस लौटे। मंगलवार को उन्होंने दिवंगत कैप्टन पंडा के घर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष और क्षेत्रीय विधायक कुलदीप जुनेजा, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू और सचिव सिद्धांत कोमल सिंह परदेसी भी मौजूद रहे। रास्ते में मिली थी हेलीकॉप्टर क्रैश की सूचना। बताया जा रहा है कि 12 मई की शाम 7 बजे को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली के सराय रोहिल्ला स्टेशन से चेतक एक्सप्रेस में सवार हुए थे। उस ट्रेन में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी सहित सभी प्रमुख नेता मौजूद थे। रास्ते में उनको सरकारी हेलीकॉप्टर क्रैश होने की जानकारी मिली। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपना पहला शोक संदेश जारी किया था। इस बार छत्तीसगढ़ सहित कई प्रदेशों में DAP 150 रुपये बोरा बढ़ा तो पोटास के रेट डबल होंगे। 5000 तक बढ़ेगी खेती की लागत। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार छत्तीसगढ़ में 5 जून से 7 जून के बीच मानसूनी बरसात होने की संभावना जताई गई है, जिसके मद्देनजर
किसानों ने खरीफ की तैयारी शुरू कर दी, जबकि कई समितियों में अभी तक धान के बीज नहीं आए हैं। वहीं पोटास और डीएपी खाद की कीमत बढ़ा दी गई है। खाद के मूल्य में हुई वृद्धि की कड़ी आलोचना करते हुए किसानों ने बताया कि डीएपी 1200 प्रति बोरी से 1350 रुपये तक, पोटास की कीमत प्रति बोरी 800 से 1700 रुपये किए जाने की खेती की लागत 5000 रुपये तक बढ़ जाएगी, जो पिछले साल 20,000 थी। उल्लेखनीय है कि पिछले साल डीजल महंगा नहीं हुआ था तथा जैविक खाद की अनिवार्यता भी नहीं थी। भारतीय किसान संघ के नेता संयोजक दिनेश्वर वर्मा, नंदू वर्मा, रिकेश साहू, जीवन जायसवाल, प्रीतम साहू आदि ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा डीएपी खाद की कीमत नहीं बढ़ाए जाने संबंधित घोषणा के बाद भी इनकी कीमतें बढ़ा दी गई है। किसानों ने कहा कि डीजल की कीमतें 30%, मजदूरी दर 35%, डीएपी खाद में 15% तथा पोटास में 100% वृद्धि हुई है। इसके बनिस्पत समर्थन मूल्य में महज 2% की वृद्धि केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। इस बीच समिति अध्यक्ष एवं प्रबंधकों द्वारा किसानों से होने वाली कालाबाजारी के मद्देनजर जल्द ही खाद बीज उठाव करने का आग्रह किया है। भाटफेरा सहकारी समिति अध्यक्ष संतोष चंद्रकर ने बताया कि पास मशीन ने आधार लिंक होने के कारण एक बार में एक किसान का 50 बोरा से अधिक खाद स्वीकार नहीं करती। ऐसे में बड़े किसानों परिवार के सभी सदस्यों के खाता धारक होने अथवा परिवार के सदस्यों के बाहर रहने पर खाद लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने इसकी मात्रा बढ़ाने की मांग भी किया है। जैविक खाद की अनिवार्य खरीदी पर किसानों को आपत्ति है। कृषकों ने सहकारी समितियों में प्रति एकड़ 3 बोरी जैविक खाद लेने के अनिवार्य किए जाने पर आपत्ति करते हुए कहा कि जैविक खाद यूरिया से भी अधिक महंगा पड़ रहा है, जबकि प्रायः हर किसानों के घर में कम से कम 2 मवेशी अनिवार्य रूप से होते हैं, जिसकी गोबर खाद घर में ही तैयार हो जाती है। पास मशीन से कम खाद की उपलब्धता पर सिमगा एसडीओपी अखिलेश दत्त दुबे ने बताया कि कृषक द्वारा ऋण पुस्तिका के आधार पर नहीं अपितु अपने परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड से अतिरिक्त खाद ली जा सकती है। सहकारी समिति में धान का बीज भी कम पहुंचा है। सहकारी समिति के अध्यक्ष ने बताया कि इस बार धान का बीज भी कम पहुंचा गया है, जिसके चलते उन्होंने कोयला संकट को दूर करने के लिए फिर से निकल गई सुपर सेसनाट। 4 मालगाड़ियों को जोड़कर बनाई गई है दूसरी ट्रेन। ट्रेनें लेट हुई तो यात्रियों ने किया हंगामा। बिलासपुर में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने कोयला परिवहन का दबाव कम करने के लिए पहली बार 232 वैगनों को जोड़कर 16,000 टन कोयला सप्लाई करने का रिकॉर्ड बनाया है। 4 मालगाड़ियों के डिब्बे को जोड़कर एक मालगाड़ी के रूप में तैयार किया गया और इसे सुपर सेसनाट का नाम दिया गया। इसमें 4 इंजन, 4 ब्रेक यान के साथ 12 क्रू मेंबर थे, जिनमें कोयला लेकर कोरबा से महाराष्ट्र के नागपुर के लिए रवाना किया गया। रेलवे ने इस ट्रेन को रवाना करने का वीडियो भी जारी किया है। महाराष्ट्र के पावर प्लांट में कोयला संकट उत्पन्न होते हैं, उसकी पूर्ति के लिए सेंट्रल रेलवे मुंबई ने 4 मालगाड़ियों का खाली रैक जोड़कर रविवार को कोरबा भेज दिया गया। कोरबा पहुंचने के बाद इस रैक में कोयला लोड किया गया। 232 वैगनों में 16,000 टन कोयला भरा गया। चारों मालगाड़ियों में उनके लोको पायलटों, सहायक लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर थे। यह सुपर सेसनाट रैक कोरबा से दोपहर 12 बजे रवाना हुई। इसके बाद यह ट्रेन लगभग 3 बजे बिलासपुर से होकर रायपुर, दुर्ग, भिलाई पावर हाउस होते हुए नागपुर पहुंच गई है।